गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्यूट रूमेटिक फीवर के बारे में। एक्यूट रूमेटिक फीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये चीज को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। अगर ये इसका डायग्नोसिस अगर मिस हो गया तो पेशेंट को फिर एक परमानेंट हार्ट डिसीज हो सकता है। और बहुत बार ये बाकी चीजों के जैसे ही चलता है, जिसमें अगर ये पढ़ा नहीं है, आपको इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप उस तरीके से नहीं सोचोगे, और सोचोगे नहीं तो फिर डायग्नोज नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जब हम लोग एमबीबीएस कर रहे थे तो वार्ड में, मेडिसिन के वार्ड में इसके 2-3 पेशेंट हमेशा रहते थे ट्रीटमेंट के लिए। अभी इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों हो गया वो भी समझेंगे। तो एक एक चीज को समझते हैं। पहले इसको डायग्नोज कैसे करना है, फिर इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या रहते हैं, क्यों होता है, और फिर मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि एक्यूट रूमेटिक फीवर में एक बैक्टीरिया का नाम आपको हमेशा आएगा, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब ये ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई भी बोलते हैं। तो कभी कभी एमसीक्यू में जीएएस लिखा रहेगा, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, या फिर ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई भी है। और कभी कभी, बहुत रेयरली, ग्रुप ई और जी, इनसे भी होता है। तो एमसीक्यू में कभी कभी पूछते हैं। तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई डायरेक्टली जाके प्रॉब्लम करता है क्या? नहीं। ये जब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन होता है तो ये मामूली सा सोर थ्रोट करेगा, या फिर स्किन के रैश के साथ स्कारलेट फीवर जो हम बोलते हैं उसके साथ प्रेजेंट करता है। लेकिन जब बॉडी इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाने के लिए जाती है तो उसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसके अगेंस्ट जो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो एंटीबॉडीज जाके हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को डैमेज करती है। और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट। तो हार्ट के जो वॉल है उसी को डैमेज कर देते हैं। और एक बार ये डैमेज हो गया तो फिर ये, अगर सही ट्रीटमेंट टाइम पे ना मिले तो फिर ये हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। पेशेंट को जिंदगी भर उसके साथ में रहना पड़ता है। इसलिए ये डिसीज का इंपॉर्टेंस है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। आप सादा पेनिसिलिन जैसा, या फिर आप नॉर्मल आपका एमॉक्स, एम्पिसिलिन, ऑगमेंटिन, या फिर अपना एजिथ्रोमाइसिन जैसी सिंपल दवाइयों से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे पहचान के उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो सब्सिक्वेंटली फिर एक बार हार्ट डिसीज हो जाने के बाद में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। फिर वो वॉल रिप्लेसमेंट्स की सर्जरीज है, बार बार फेल्यूर है, उसी में इन्फेक्शन हो जाके इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, या फिर से रूमेटिक फीवर हो गया तो ये और ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करना ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हो जाने के बाद में इसका प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग रहता है। तो इसमें डायग्नोस कैसे करना है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्यों है। तो ये ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट जब बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है तो ये डैमेज कर रही है। कहाँ डैमेज कर रही है? वो करती है हार्ट को, ब्रेन के कुछ हिस्से को, स्किन के पार्ट में, और जो जॉइंट्स रहती है वहां पे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बाकी जगह पे प्रॉब्लम नहीं करती। उसके समझो स्किन के रिकवरी हो जाती, उसके जॉइंट्स की रिकवरी हो जाती, जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स है वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन और जो ब्रेन का भी जो रहता है, जिसमें जो थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करता है, वो भी रिकवर हो जाता है। लेकिन हार्ट रिकवर नहीं होता और हार्ट में परमानेंट डैमेज बैठ जाता है। तो इसको, ये फिनोमिनन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री मतलब मिमिक्री हम चाहते हैं कि एक दूसरे की नकल करना। तो जो मॉलिक्यूल्स है ये बैक्टीरिया के ऊपर, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है वो जाके हार्ट को डैमेज करती, क्योंकि बैक्टीरिया का बॉडी का कुछ जो एंटीजन है वो हार्ट के एंटीजन के जैसा काम करता है। और इसके कारण से इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है वो हार्ट को जाके डैमेज करती है। सब में होगा क्या? नहीं। ये हमको समझना जरूरी है कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री सब में नहीं होती। सबको अगर ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का थ्रोट हो गया तो सब बच्चों को एक्यूट रूमेटिक फीवर होगा, ऐसा नहीं है। किसी बच्चे में ऐसा होता है। किस में होता है? तो उन्होंने एक HLA-DR3 नाम का एक जीन का लोकस निकाल के रखा है कि अगर ये एरिया अगर इस तरीके का है किसी के जीन में तो उसमें चांसेस ज्यादा है कि उसको एक्यूट रूमेटिक फीवर होगा। तो ये हमको समझना जरूरी है कि सब में नहीं होता, किसी में होता है। कोई लोग प्रोन होते हैं। तो HLA-DR3 एक MCQ रह सकता है। अब डायग्नोस कैसे करना?
डायग्नोस करने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए कि इतने ऐसे ऐसे क्राइटेरिया होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स साहब ने इसका दिया था, बाद में उसको मॉडिफाई किया, इसलिए ये मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया है। तो जोन्स क्राइटेरिया में उन्होंने क्या बोला कि एक चीज तो इसेंशियल होनी चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हुआ था पिछले 45 दिन में, उसका कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होना, उसको हम बोलेंगे इसेंशियल डायग्नोसिस, इसेंशियल क्राइटेरिया। इसमें आता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ट्राइटर। जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उसके ऊपर एक स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ करके एक एंटीजन रहता है, उसके अगेंस्ट एक एएसओ ट्राइटर, ये रूटीनली होता है, यही रूटीनली होता है, बाकी की चीजें तो कोई रूटीनली करता नहीं है। एंटी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस बी, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस 45 डेज के पहले आपको एक इन्फेक्शन की हिस्ट्री होना कि हाँ इसको ऐसा ऐसा हुआ था महीना 1.5 महीना पहले। उसमें सोर थ्रोट की हिस्ट्री होना कि हाँ सोर थ्रोट हो, हाँ उसके भी पिकुलियर फीचर बताएंगे। स्कारलेट फीवर, सोर थ्रोट में आप देखोगे कंजेशन के साथ में जो पैलेट है, पैलेट के ऊपर छोटे छोटे आपको रेडिश डॉट दिखेंगे, ये स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन की पिकुलरिटी है। कभी कभी स्किन के आसपास भी आपको स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन मिल सकते हैं। और एक स्कारलेट फीवर होता है जिसमें पूरे बॉडी पे रैश आता है, स्ट्रॉबेरी टंग रहती है, आंखें लाल रहती है, और वो एक टिपिकल लुक रहता है, वो देख के आप बता सकते हैं कि हाँ इसको स्कारलेट फीवर है। डायग्नोसिस के लिए आपको एएसओ टाइटर भेजना है, एएसओ टाइटर पॉजिटिव है उसका कोर्स पूरा करो, नहीं करेंगे तो कुछ कुछ बच्चों में एक्यूट रूमेटिक फीवर होने के चांसेस रहेंगे। तो ये होना ही चाहिए। इसके साथ में मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया के, मेजर क्राइटेरिया वो क्यों बोला है, क्योंकि वो स्पेसिफिक है वो डिजीज के लिए, बाकी डिजीज में नहीं मिलते, वो उसी डिजीज में मिलते हैं। और दूसरे माइनर क्राइटेरिया सपोर्टिंग क्राइटेरिया, वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि बस यही डिजीज में आएंगे करके। तो मेजर क्राइटेरिया क्या है, पहला है कार्डाइटिस। कार्डाइटिस मतलब हार्ट का इन्फ्लेमेशन, ये कितने केसेस में 50 to 60% में होता है। अब एक चीज समझना जरूरी है, कार्डाइटिस का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके वॉल डैमेज हो गए। कार्डाइटिस का मतलब हार्ट में इन्फ्लेमेशन है, एट दिस टाइम इन्फ्लेमेशन है। अगर आपने सही से ट्रीटमेंट कर दिया तो उसका इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाएगा, उसको परमानेंट डैमेज नहीं रहेगा। कार्डाइटिस में क्या रहेगा, पैन कार्डाइटिस मतलब उसके वॉल थोड़े से इन्फ्लेम होंगे, उसके पेरिकार्डियल उसको इफ्यूजन रह सकता है, उसके ईसीजी में देखोगे तो आप चेंजेस आ जाएंगे, पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी में थोड़ा सा इशू आ सकता है मायोकार्डियम अफेक्ट होने के कारण। सो इट्स अ पैन कार्डाइटिस, और सही इलाज के साथ में इसको आप कंट्रोल करोगे तो ये डैमेज देके नहीं जाएगा, है ना। दूसरा, अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, डायग्नोस नहीं हुआ, तो ये वॉल को डैमेज करके जाएगा, ठीक है। तो जब एक्यूट कार्डाइटिस है तो आपको जो पीआर इंटरवल आपको बढ़े हुए मिलेंगे, कार्डियोमेगाली थोड़ा सा मिल सकता है, इको में आपको वॉल के अगेंस्ट थोड़ा सा टर्बुलेंस मिलेगा जो कार्डियक वॉल्स है वहां पे, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिल सकता है, और एक मिड डायस्टोलिक मर्मर आपको मिल सकता है। वो माइट्रल वॉल के थ्रू, जो इन्फ्लेम माइट्रल वॉल है उसके थ्रू जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके जो टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है उसके कारण एक मिड डायस्टोलिक मर्मर मिल सकता है। तो ये कार्डाइटिस में आपको फीचर्स मिल सकता है। ये 50 to 60% है, और बहुत से लोगों में ये परमानेंट डैमेज करके जाता है। पॉलीआर्थराइटिस का मतलब क्या है, यहाँ पे आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। एक माइनर क्राइटेरिया में पॉलीआर्थ्राल्जिया, आर्थ्राल्जिया मतलब सिर्फ पेन है, आर्थराइटिस के साइंस नहीं है। तो आर्थराइटिस के क्या साइंस रहेंगे, वो थोड़ा सा रेड दिखेगा, वार्म रहेगा, उस पर सूजन रहेगी, और इसकी जो पिकुलरिटी है इसको बोलते हैं माइग्रेटिंग पॉलीआर्थराइट। माइग्रेटिंग मतलब पहले लेफ्ट नी था फिर राइट नी हो गया, ये बड़े जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, छोटे जॉइंट को नहीं करता। लेकिन सर पहले लेफ्ट नी सूजा हुआ था, वो कुछ दिन रहा, उसके बाद में वो ठीक हो गया और दूसरी तरफ गया, फिर राइट साइड में हुआ सर, फिर राइट साइड का कुछ दिन रहा, उसके बाद में राइट एल्बो में आ गया। तो ऐसा वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहता है और पहली जगह का पूरा रिकवर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। और ये कंप्लीटली रिकवर हो जाता है, और अफेक्ट भी 30 to 50% केसेस में होता है। ऐसा जनरली देखा गया है कि अगर आर्थराइटिस है तो कार्डाइटिस के चांसेस थोड़े से कम है। मे बी मॉलिक्यूल्स जो मिमिक्री हो रही है वो अगर समझो जॉइंट के लिए हो रही है तो कार्डियक के लिए नहीं होती, इस टाइप का अपन सोच सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। अब ये नोड्यूल्स कहां पे रहेंगे, ये आपके एल्बो के पास में रहेंगे, शिन ऑफ टिबिया में रहेंगे, स्पाइंस के ऊपर रहेंगे, और ये लेट मैनिफेस्टेशन है ना, मैंने यहाँ पे लेट लिखा है, और बहुत रेयर है, लेस देन 1% है। हमने भी हमारे लाइफ में 2 या 3 केसेस ही देखे,
आपकी पीढ़ी को शायद देखने को ना मिले, है ना। तो ये लेस देन 1% केसेस में रहते हैं, और क्योंकि ये लेट मैनिफेस्टेशन है और अगर ये दिख रहे हैं मतलब ऑलरेडी कार्डियक डिसीज एस्टेब्लिश हो गया है। आपको इसमें 100% अगर सबक्यूटेनियस इंट्रोड्यूस है तो 100% हार्ट का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। फिर नेक्स्ट मेजर क्राइटेरिया कोरिया। कोरिया क्या है? कोरिया एक तरीके का डांस के लिए बोलते हैं कोरिया, इसको सिंडेनहम कोरिया भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री के कारण ब्रेन के कुछ हिस्सों को ये डैमेज कर देता है, जिसके कारण पेशेंट को इनवॉलेंटरी मूवमेंट आता है, मतलब वो बिना उसके कंट्रोल के उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं, है ना। तो ये हाथ ऐसा स्विंग करेगा, पैर स्विंग करेगा, आप उसको ऐसे हाथ करने के लिए करोगे तो नीचे आ जाएंगे, आप चलने के लिए जाओगे तो वो लड़खड़ा के चलेगा, हाथ से लिखने के लिए बोलोगे तो वो इस तरीके से कुछ तो अलग ही ड्रिबल करेगा। वो उसके कंट्रोल में नहीं है, आप वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको मिल्कमेड साइन एक बोलते हैं, तो हम ऐसे उंगली देते बोलते पकड़ो इसको, तो पकड़ने के बाद वो सिर्फ पकड़ता नहीं, वो ऐसे 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 उसको स्क्वीज करता रहेगा, तो इसको मिल्कमेड साइन बोलते हैं। और ये जो हाथ ऊपर करके ऐसे करते हैं, इस टाइम के अलग अलग फीचर्स आपको इसमें होते हैं। इमोशनली पेशेंट काफी लेबाइल होता है इस टाइम पे, क्यों? क्योंकि वो इस तरीके की चीजें उसके साथ होते रहती है कि जो उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि कोरिया भी कुछ दिन में सेटल हो जाता है ना। इसको कुछ दवाइयां लगेंगी, वो सब्सिक्वेंटली समझेंगे। ये 10 to 15% केसेस में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी रिकवर हो जाता है। फिर इरिथमा मार्जिनेटम। इरिथमा मार्जिनेटम जो फेयर स्किन के लोग हैं उसमें दिखता है। ये फेस में नहीं होता, फेस को स्पेयर करेगा, सिर्फ एक्सट्रीमिटीज बैक के ऊपर कॉमन है। ऐसे गोल सर्कुलर लीजन दिखेगा, इरिथमाटस सेंटर बहुत क्लियर रहेगा, और फिर ये 2-4 गोले आपस में जुड़ के कभी कभी फिर ऐसी लाइन आपको दिखेगी, है ना। इसे सर्पिंजिनट इरिथमाटस मार्जिन विद सेंटर क्लियरिंग, ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इंडियन पॉपुलेशन में रेयर है, लेकिन ये लेस देन 3% केसेस में मिलती है। लेकिन अगर ये है तो ये भी डायग्नोसिस में हेल्प करती है। मेजर क्राइटेरिया है, फेस को स्पेयर करेगी। फिर माइनर क्राइटेरिया में क्या है? फीवर है 102 डिग्री का, पॉलीआर्थराल्जिया है। आर्थराल्जिया मतलब सिर्फ पेन है, उसमें कोई आर्थराइटिस के साइंस नहीं है। लेबोरेटरी में ESR CRP ल्यूकोसाइटोसिस है, मतलब जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट बोलते हैं वो बड़े हुए हैं। ECG में प्रोलॉन्ग इंटरवल है, तो ये एज स्पेसिफिक उन्होंने मार्जिन दी हुई है कि इससे ज्यादा ये उम्र में रहा तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रोलॉन्ग है करके। तो ये माइनर क्राइटेरिया है। तो अगर आपको एक्यूट रूमेटिक फीवर का डायग्नोसिस करना है तो आपको 2 मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए। अगर 2 मेजर क्राइटेरिया है, कार्डाइटिस भी है, आर्थराइटिस भी है, या पॉलीआर्थराइटिस है और उसको इरिथमा मार्जिनेटम है, तो डायग्नोसिस वही हो गया। साथ में अगर आपका ये इसेंशियल क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है कि हाँ इसको स्ट्रेप्टोकोकस था करके, तो आप उसको क्लियर डायरेक्टली आप उसको लेबल कर दोगे। या फिर 1 मेजर और 2 माइनर है कि फीवर है 102 का, पॉलीआर्थराल्जिया है और कार्डाइटिस के थोड़े से सिम्टम्स है, स्टिल यू कैन लेबल इट एज अ। साथ में अगर ये इसेंशियल क्राइटेरिया है तो आप उसको एक्यूट रूमेटिक फीवर बोल सकते हैं। और जिसको ऑलरेडी एक बार हो चुका है, डायग्नोज हो चुका है, उसके हार्ट में ऑलरेडी कुछ डैमेज हुआ है, उसके वॉल ऑलरेडी खराब हो गए हैं, तो रूमेटिक हार्ट डिसीज का एस्टेब्लिश केस है, वो रिकवर हो गया, पूरा ठीक हो गया। उसके बाद में उसको फिर से 2 माइनर क्राइटेरिया पॉजिटिव हो गए, मतलब उसको फीवर भी आ गया और आर्थराल्जिया भी आ गया। तो एस्टेब्लिश केस में इवन 2 क्राइटेरिया माइनर अगर है तो भी आप उसको एक्यूट रूमेटिक फीवर बोल सकते हैं। अब ये क्यों डायग्नोज करना है? क्योंकि अगर एस्टेब्लिश हार्ट डिजीज है और उसमें रिकरेंस हो गया रूमेटिक फीवर का, तो ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है और वॉल को और खराब कर देता है। ये वॉल खराब होने के बाद अगर पेशेंट को स्टार्टिंग में थोड़े से सिम्टम्स है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पेशेंट बहुत बार फेल्योर में चला जाता है, CCF की रिक्वायरमेंट लगती है। और अगर प्रीवियसली उसको ये है हार्ट डिसीज है, रूमेटिक हार्ट डिसीज है, तो उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के भी चांसेस है। तो रूमेटिक हार्ट डिसीज के 2 कॉम्प्लिकेशंस हमको याद रखने, एक तो उसमें रिकरेंस के साथ में डैमेज होते जाएगा, दूसरा उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा, तीसरा वॉल अगर बहुत ज्यादा खराब हो गया तो CCF में जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि बाकी चीजें तो रिकवर हो जाती है, एक बार अगर वॉल डैमेज हो गया तो वो रिकवर नहीं होता, उसको बहुत बार आपको वॉल रिप्लेसमेंट की थेरेपी देनी पड़ती है। और क्योंकि रिकरेंस नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे मैंने बताया कि सब्सिक्वेंट रूमेटिक फीवर के एपिसोड हार्ट को और ज्यादा डैमेज करते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए करके इसको प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, है ना। तो आप लोगों को कुछ लोगों को ये आइडिया होगा कि हाँ
ये पेनिडोरा करके एक इंजेक्शन आता था, उसके लिए पेशेंट एडमिट होते थे, फिर उनकी सेंसिटिविटी होती थी और उनको पेनिडोरा लगता था, काफ़ी पेनफुल रहता था, बटक्स में लगते थे, उसको फिर कुछ घंटों के लिए ऑब्जर्व करते थे और बाद में डिस्चार्ज कर देते थे, है ना। तो ये एक है, इसको बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस करना चालू कर रहे हैं, तो वो भी समझेंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमको समझना है कि पेशेंट को एडमिट कर लो, उसको बेड रेस्ट दो, और अगर सीसीएफ के सिम्टम्स है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में है पेशेंट, तो उसको आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, डायोरेसिस देना पड़ेगा, प्रॉपर पोजीशन देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और ग्रेजुअली फिर आपको उसको एंटीबायोटिक भी देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने समझा था कि ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के चांसेस है, जितना भी बाकी इन्फेक्शन रहेगा वो फिर से उसमें एक मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती रहेगी, और एंटीबॉडीज बनते रहेंगे, वो डैमेज करता रहेगा, इसलिए आपको एंटीबायोटिक देना है 10 दिन के लिए, ठीक है। फिर कार्डाइटिस है या नहीं है, कार्डाइटिस है तो सीसीएफ है या नहीं है, उस हिसाब से आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। ये हम एक्यूट रूमेटिक फीवर की ट्रीटमेंट बात कर रहे हैं। तो अगर कार्डाइटिस है, साथ में सीसीएफ के फीचर्स है, तो सीसीएफ का तो ट्रीटमेंट करना ही है, लेकिन साथ में आपको उसको स्टीरॉयड देना है 3 वीक के लिए। कितना? 2 mg पर kg पर डे। ये इसको 4 डोजेस में डिवाइड करेंगे और ये हम उसको कंटिन्यू करेंगे 3 हफ्ते के लिए। 3 आप उसमें एस्पिरिन ऐड करेंगे। एस्पिरिन का डोज इनिशियली 5 डेज के लिए 100 मिलीग्राम पर kg पर डे रहेगा, और उसके बाद में आप उसको 75 मिलीग्राम पर kg पर डे देंगे। ये आप कंटिन्यू करेंगे 4 हफ्ते के लिए। स्टीरॉयड में हमको प्रेडनिसोलोन यूज करना है, ओरल फॉर्म में आपको यूज करना है। जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग में इसका डोज रहेगा 2 मिलीग्राम पर kg पर डे डिवाइडेड इनटू 4 डोजेस, और ये एक 3 हफ्ते होने के बाद आप इसको टेपर करेंगे, क्योंकि स्टेरॉयड जब आप देते हैं तो बॉडी का जो ये स्टीरॉयड और पिट्यूटरी एक्सिस है वो सप्रेस हो जाता है, एड्रिनल जो स्टीरॉयड बनाते हैं वो सप्रेस हो जाता है। इसलिए अगर आप एकदम से उसको बंद करोगे तो फिर वो क्राइसिस में पेशेंट जा सकता है, इसलिए उसको आपको स्लोली टेपर करना है। अगर कार्डाइटिस है लेकिन उसके सीसीएफ के फीचर्स नहीं है, तो आप उसको, आपके पास चॉइस है, या तो आप उसका स्टीरॉयड का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दो, या तो फिर आप उसको एस्पिरिन दो, है ना। तो मोस्टली हमारे यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रहा तो हम उसको स्टीरॉयड देते हैं। अगर कार्डाइटिस के साइंस नहीं है, सिर्फ आर्थराइटिस है, फीवर था, सारे क्राइटेरिया में बैठ रहा है, तो उसको आप एस्पिरिन दोगे 4 हफ्ते के लिए, इनिशियल 5 डेज के लिए 100 मिलीग्राम पर kg पर डे, और सब्सिक्वेंटली आप उसको दोगे 4 हफ्ते के लिए। ड्यूरेशन रहेगा टोटल 12 वीक्स मिनिमम, आपको इसका ड्यूरेशन रहेगा ट्रीटमेंट का। अब अगर कोरिया है, कोरिया अगर होता है तो उसमें आपको फिनोबार्बिटोन, हैलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजिन का है। ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता, लेकिन मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं होता, मतलब इसके सारे सिम्टम्स नहीं जाते। जितने देर वो कोरिया रहता है वो पेशेंट को तकलीफ देते रहता है, लेकिन जैसे ही पेशेंट उसके बाद में जब रिकवर हो जाता है तो कंप्लीट रिकवर हो जाता है, उसको फिर बार बार वो सिम्टम्स नहीं आते। तो कोरिया भी रिकवरेबल है, लेकिन जितनी देर के लिए उतने दिन काफी तकलीफ रहती है पेशेंट को। इसके बाद में ये हो गया एक्यूट ट्रीटमेंट, और इसके साथ में आपको हमेशा ये देखना है कि पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो नहीं है। अगर पेशेंट को एस्टेब्लिश रूमेटिक हार्ट डिजीज है और उसको हाई ग्रेड फीवर आ गया, तो आपने हमेशा उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सस्पेक्ट करना चाहिए। अब जैसा मैंने बताया कि एक बार अगर रूमेटिक हार्ट वॉल का अफेक्शन हो गया, या एक बार रूमेटिक फीवर आ चुका है पेशेंट को, तो उसको बार बार ना आए, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको स्ट्रेप्टोकोकाई का फिर से इन्फेक्शन ही ना हो, फिर से वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री होगी, फिर से कुछ तो डैमेज होगा, उससे अच्छा है उसको हो ही नहीं। तो इसलिए इसमें एंटीबायोटिक प्रोलॉन्ग चलता है। प्रिवेंशन के लिए अगर ये फिर से ना हो, इसके लिए फिर बेंजाथिन पेनिसिलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। अगर 27 kg के ऊपर का वेट है तो फिर उसमें पेनिडोरा का डोज 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट पर kg आपको बटक में देना होता है। बड़ा इंजेक्शन आता है, उसको पाउडर फॉर्म में आता है, उसको डाइल्यूट करके काफ़ी वॉल्यूम रहता है, वो बटक में देना होता है आपको। और क्योंकि इसमें पेन रहता है तो अल्टरनेट बटक में देते हैं। ये एक बार इसमें लेफ्ट में दिया था तो दूसरी बार राइट में देंगे। ये हर 21 दिन में पेशेंट को बुला के आपको देना है। और अगर लेस देन 27 kg है वेट, तो फिर 0.6 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट आप IM देंगे, लेकिन ये आपको हर 15 दिन में देना है। कब तक लगाएंगे? अगर समझो पेशेंट को हार्ट डिसीज एस्टेब्लिश नहीं है तो आप 5 साल दे दो, या बच्चा पेशेंट जो 21 साल का हो जाए वो एज तक के दे दो, जो भी ज्यादा ड्यूरेशन का है, और उसके बाद आप उसको बंद करके देख सकते हैं। अगर समझो ऑलरेडी हार्ट डिसीज उसका
हुआ था लेकिन वो बाद में रिकवर हो गया है, लेकिन हुआ था उसको, मतलब वो प्रोन है, तो आपको उसको 10 साल या 25 साल की उम्र, 10 साल कंटिन्यूस देना है या फिर 25 साल की उम्र, जो भी ड्यूरेशन ज़्यादा है उसके लिए देना है। तीसरा एक है कि उसको एस्टेब्लिश हो गया, अभी उसको हार्ट डिसीज है भाई, और उसके वॉल अफेक्ट हो गए, तो फिर उसको आपको लाइफ लॉन्ग वो इंजेक्शन देने हैं। बहुत से लोग 40 साल की उम्र तक के बोलते हैं। अब इसके अलावा बहुत से लोग इंजेक्शन से डरते हैं, तो फिर उनको फिर वो पेनिसिलिन बी की टैबलेट देते हैं, चिल्ड्रन के लिए 250 मिलीग्राम बीडी, अडल्ट के लिए 500 मिलीग्राम बीडी, लेकिन ये फिर उनको रोज खाना है। और इसके अलावा इरिथ्रोमाइसिन भी है, वो 20 मिलीग्राम पर केजी पर डोज बीडी में, वो भी आपको रोज खाना है ना। तो वो टैबलेट खाना रोज का कंपलसरी हो जाता है अगर इंजेक्शन के लिए पेशेंट तैयार नहीं है। अब इसका प्रोग्नोसिस कैसा है, तो अगर आप देखोगे कि अगर सही से ट्रीटमेंट हो जाए तो 70% पेशेंट में कोई कार्डियक लीजन नहीं रहता, लेकिन 20% 30% केसेस में कार्डियक लीजन रह सकता है, और उसको फिर लाइफ लॉन्ग आपको ये देना होता है। इसमें जैसा हमने समझाया कि कॉम्प्लिकेशंस में एक तो रिकरेंस हो सकता है, रिकरेंस होगा तो वॉल ज़्यादा डैमेज होगा। एक्यूट रूमेटिक फीवर में बच्चा कार्डियक फेल्यूर में जा सकता है। वॉल अगर उसका परमानेंट डैमेज हो जाए तो उसको परमानेंट आपको एंटी फेल्यूर मेजर्स पे डालना पड़ता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कभी भी हो सकता है ना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट की लाइफ को बहुत प्रॉब्लम करते हैं, और जैसा हमने बताया कि एक बार हार्ट डिसीज हो जाए तो उसको कुछ भी करके आप रिकवर नहीं कर सकते। इसके एस्टेब्लिश हार्ट डिजीज में बहुत बार वॉल इतना खराब होता है कि आपको आर्टिफिशियल वॉल डालना पड़ता है, या फिर वॉल अगर एक ही लिफलेट खराब है तो उसके रिपेयर को करना पड़ता है। रिपेयर के बाद भी उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है, उसके बाद भी वो प्रोन है रूमेटिक फीवर के लिए और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन समझते हुए हमको एक चीज समझनी है कि अगर सबसे अच्छा कोई स्ट्रैटेजी है इसके अगेंस्ट तो उसके प्रिवेंशन का है। अब ये इंसिडेंस इसका क्यों कम हो गया, क्योंकि एंटीबायोटिक का यूजेस बहुत बढ़ गया है। बहुत से लोग अभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं सोर थ्रोट है तो एंटीबायोटिक दे देते हैं, तो जिसके कारण से फिर ये एंटीबायोटिक के कारण ये रिकवरी हो जाती है और वो मॉलिकुलर मिमिक्री का प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया है। तो अभी इसके इंसिडेंसेस आपको काफी कम मिलेंगे।